हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी रेजोनेंस की, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हो गया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बता दिए थे उसमें। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है ना तो प्लीज़ जाके देख के आइएगा, ठीक है। और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं विद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये अकर कैसे, कहाँ अकर करता है, इसकी कंडीशंस क्या होती है। इस वीडियो में हम इसके स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। लास्ट में इस वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, मतलब इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है वो मैं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट है कि ये नो बॉन्ड रेजोनेंस है। ये इसमें बॉन्ड ही नहीं बनता, ये ऐसा रेजोनेंस है। इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है। हम इसको सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन ये भी इफेक्ट बोल सकते हैं। देखो, जो रेजोनेंस होता है वो बस पाई बॉन्ड में होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में पाई बॉन्ड नहीं होता, बस सिग्मा बॉन्ड होता है। पर हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा इफेक्ट है ना जिसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। अब इसकी वो देख लेते हैं डेफिनेशन। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे कि डबल बॉन्ड होते हैं ना, उसमें से दो इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन पाई होते हैं। मतलब एक बॉन्ड सिग्मा का होता है और एक बॉन्ड पाई का होता है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, इसको बोल सकते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम इसको बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं, जब इसके स्ट्रक्चर्स में बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसे बोलते हैं, ठीक है। अकरेंस देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ किस मॉलिक्यूल में अकर होता है, किस हाइड्रोकार्बन्स में कैसे अकर होता है वो भी देखेंगे। अकरेंस होती है इनकी एल्कीन्स में, एल्काइन में। एल्कीन वो होते हैं जिसके पास डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन होते हैं जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। फ्री रेडिकल न्यूट्रल होते हैं, एक डॉट होती है फ्री रेडिकल। सेचुरेटेड टाइप्स होते हैं कुछ, और एक होते हैं कार्बोनियम आयंस। जो सेचुरेटेड टाइप्स होते हैं वो उसमें, इन सब में वो अकर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। अब कंडीशंस देख लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की कुछ करने से पहले कुछ कंडीशन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखो मान लो किसी भी COH, मतलब अल्फा हाइड्रोजन वो होता है, मान लो ये दो कार्बन है, इस कार्बन के पास ये 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, मतलब इससे अगले वाला जो कार्बन है ना, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इसके जितने भी हाइड्रोजन्स है ना, इन सबको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अगर हम इस कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करें तो इस कार्बन, ये कार्बन अल्फा होगा। इससे अगला वाला कार्बन अगर यहाँ पे जुड़ा होता तो वो होता बीटा, ठीक है। उसके हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अल्फा के हाइड्रोजन्स को बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो कंडीशन क्या रखी है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में कि अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड स्कीम थी, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, और कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। उसमें क्या, इन कार्बोनियम आयन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री रेडिकल्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक से शुरू किया मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। चलो भाइयों शुरू करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का क्या यूज़ है, ठीक है, बीटा का क्या यूज़ है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो प्रोपीन ले लिया, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये प्रोपीन ले लिया। अब पहली बात तो ये अकरेंस, डबल बॉन्ड दिख रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन हो गया।
अब इसकी डीलोकलाइजेशन करेंगे यहाँ पे। इस CH3 को खोल के लिख दो एक बार यहाँ पे, ताकि आपको आसानी से समझ आए। ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे डीलोकलाइजेशन क्या होगा, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। देखो कैसे होगा, एक तो ये सिग्मा का होगा, पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा, वो ये बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। अब इसके पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड, अब सिग्मा पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा H। अब देखो जो कार्बन दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, नहीं हाइड्रोजन ने दिया ना, तो हाइड्रोजन हैव पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड it will have a double bond and then CH, ये एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, CH CH2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास लिए हैं। अब यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसे हुआ, देखो C कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा, तो इस वजह से इसको यहाँ पे बोलते हैं हम नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। समझ गए। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर एक ये मतलब इस स्ट्रक्चर में यही वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है, अब दूसरे स्ट्रक्चर में ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, अपने बॉन्ड को यहाँ डीलोकलाइज करेगा, तीसरे स्ट्रक्चर में ये वाला हाइड्रोजन डीलोकलाइज करेगा, तो इस हिसाब से हमारे पास 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अगर ये अपना हाइड्रोजन डीलोकलाइज करता है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, H नो बॉन्ड रेजोनेंस, डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, ठीक है। अगर ये वाला हाइड्रोजन डीलोकलाइज करता है तो यहाँ भी नो बॉन्ड रेजोनेंस, CH यहाँ पे H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। तो देखा जाए यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर बन गए, 3 स्ट्रक्चर बन गए। तो दीज आर कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ पॉज कीजिएगा और दोबारा से समझिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। बस कुछ नहीं है, सिग्मा और पाई का डीलोकलाइजेशन किया है मैंने यहाँ पे, और नो बॉन्ड रेजोनेंस बनाया बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा इसी में ही, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर वर्सेस स्टेबिलिटी। मतलब हाइपर कॉन्जुगेटेड स्टेबिलिटी को कैसे दर्शाता है। अब देखो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाए हैं ना हमने पिछले उसमें पेज पे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बने, वो क्या होते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है ना, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी कैसे होगी, अब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ना, उतने ही ज़्यादा अल्फा वो बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, और उतनी ही ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे कि ये डबल बॉन्डेड है, ये अक्कर होता है एल्कीन में या एल्काइन में, ठीक है। अब ये अक्कर हो रहा है यहाँ पे, इस कार्बन और इस कार्बन के अराउंड जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो लिख लो। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 हमारे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनने चाहिए। मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। अब इन 2 डबल बॉन्ड के अराउंड कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इन डबल बॉन्ड के बीच में, इन 2 कार्बन के डबल बॉन्ड के बीच में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 6, 6, 6, 12, यहाँ पे बनेंगे 12 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हमारे बन जाएंगे। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, थर्ड वाले की ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। थर्ड की होगी, फिर सेकंड की होगी, एंड देन फर्स्ट की होगी, ठीक है। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जो भी हाइपर कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेशन इफेक्ट है ना, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में होती है,
जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में बताने के लिए होती है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में होती है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में होती है, और फोर्थ इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप में ये होता है, इसकी एप्लीकेशन, इसका यूज इनमें होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही कि मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाने सिखा दिए। उसकी स्टेबिलिटी बता दी कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे ना उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अब सब कुछ डिपेंड करता है कि इस एक मॉलिक्यूल में कितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बहुत ही गलत बात है, तो अब जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगली वीडियो में मैं फोर्थ इफेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगी, दैट इज़ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो कि छोटा सा है पर इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है, क्लास 11th। ओके, चलो ठीक है, तो फिर बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।